वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आपको बीएससी पार्ट 1 का पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ, जिसका हम यूनिट थर्ड कर रहे हैं। यूनिट थर्ड में 2 चैप्टर्स हैं, हम उसका सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। इसमें हमने इससे पहले वाले लेक्चर में ही शुरू किया था। तो इस चैप्टर में हमने पहले पढ़ा था कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम और बल आघूर्ण टॉर्क के बारे में पढ़ा था। साथ ही हमने जड़त्व आघूर्ण की बेसिक डेफिनेशन पढ़ ली थी, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जनरल डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी। आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे जड़त्व आघूर्ण के प्रमेय, थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो इनिशियल चीज़ें हैं ये आप सभी ने 12th या 11th में जहाँ पर भी आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा होगा वहाँ आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। हम उसके अंदर एक्स्ट्रा एडिशन इसमें फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, तो उसके लिए हम पहले थोड़ा सा इसको रिवाइज कर रहे हैं। तो ये थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकता है आप लोगों ने इसकी पढ़ी हो, लेकिन हम इसको यहाँ पर डिटेल में दोबारा से पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जड़त्व आघूर्ण के जो 2 प्रमेय हैं वो हमारी कौन कौन सी हैं? एक तो है समकोणिक अक्षों की प्रमेय और दूसरी हमारी है समानांतर अक्षों की प्रमेय। तो समकोणिक अक्षों के प्रमेय का मतलब थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड समानांतर अक्षों के प्रमेय का मतलब है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये थ्योरम्स पहले पढ़ाई क्यों जाती हैं? ये इसलिए पढ़ाई जाती है कि कोई भी दृढ़ पिंड जब घूर्णन करता है तो वो किस अक्ष के प्रति घूर्णन कर रहा है और उसके अबाउट उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से है, ये जड़त्व आघूर्ण के मान पे निर्भर करता है। क्योंकि आपको पता है जड़त्व आघूर्ण mr² होता है, मास और अक्ष से मास डिस्ट्रीब्यूशन की दूरी पर निर्भर करता है। तो इसी कारण से जड़त्व आघूर्ण अलग अलग एक्सिस होने पर अलग अलग हो सकता है। तो वो कैसे हम ज्ञात करें, अलग अलग जड़त्व आघूर्ण अलग अलग अक्ष के सापेक्ष हम जड़त्व आघूर्ण कैसे ज्ञात करें, उसके लिए ये 2 प्रमेय हमारे बहुत मददगार होती हैं। तो हम इनका डेरिवेशन कर लेते हैं। सबसे पहले ये कि इनको सिद्ध करते हैं कि ये वाली जो थ्योरम्स हम यूज करते हैं ये वाकई में यूज करने लायक है। तो पहली हम थ्योरम इसमें करेंगे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस को अगर हम भाषा के रूप में लिखें तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे, किसी समतल पटल का इसके तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण इसके तल में 2 पारस्परिक लंबवत अक्षों के सापेक्ष जड़त्व आघूर्णों के योग के तुल्य होता है, जबकि अभीष्ट अक्ष दोनों लंबवत अक्षों के कटान बिंदु से होकर गुजरता है। अब ये तो हमने साइंटिफिक लैंग्वेज लिखी, और अगर आपसे कोई थ्योरम पूछे तो आपको भी यही भाषा लिखनी है। क्या लिखेंगे? इंग्लिश में अगर हम बोले द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना perpendicular to the axis of the एक बार वापस से बोलती हूँ, the moment of inertia across about perpendicular axis which is perpendicular to a plane lamina in which 2 perpendicular axes are there, and we know moment of inertia of both the axes, then the moment of inertia about this perpendicular axis will be the sum of the 2 moment of inertia that lie in the plane lamina and they are perpendicular to each other. It should be provided both the axes pass through the meeting point of this perpendicular axis. अब ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भाषा का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई एक
समतल तल है उसके अंदर कोई दो लंबवत अक्ष हैं उसी के अंदर उसी तल में, और उस जो उनका मीटिंग पॉइंट है वहीं से अगर एक और अक्ष इससे लंबवत दिशा में जा रहा है, तो ये लंबवत दिशा में जो अक्ष जो जा रहा है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, जड़त्व आघूर्ण का मान इन दोनों अक्षों के सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण होता है उसके जोड़ के बराबर होगा। तो अगर हम ये मान लें कि दो जो समतल तल में जो दो अक्ष हैं वो हमारे x और y से डिनोटेड है, और उनके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ix और iy है, और जो लंबवत दिशा में जो अक्ष है यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सिस है, अगर हम उसकी दिशा z माने और उसकी दिशा में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण हम iz लें, तो हम सीधी सी भाषा में ये कह सकते हैं कि iz जो है वो ix प्लस iy के बराबर होना चाहिए। ऐसा ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहती है कि अगर आपको लंबवत समतल के अंदर दो अक्षों के सापेक्ष आपको अगर जड़त्व आघूर्ण पता है तो आप लंबवत दिशा में जड़त्व आघूर्ण निकाल सकते हैं इस प्रमेय की सहायता से। अब हम इसको सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए आप एक पहले इसका डायग्राम देख लीजिए। ये एक डायग्राम हमने बनाया, एक प्लेन लैमिना है जिसमें हमने दो अक्ष लिए हैं। ये x और y जो है वो इसी प्लेन लैमिना के तल में स्थित है, और z जो है वो इसके लंबवत दिशा में है। हमने यहाँ पर कोई एक p बिंदु माना है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है इस प्लेन में। ऑब्वियस है अगर हम O से P नोट करेंगे तो वो एक R पोजीशन वेक्टर हो जाएगा उसका, और X और Y यहाँ से डिनोटेड होंगे। तो अगर हम IX निकालना चाहते हैं तो इसमें हमने अज्यूम कर लिया, मान लो OX और OY जो है दो परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, और OZ जो है वो O से ही निकलता है लेकिन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, और बिंदु P पर एक m द्रव्यमान का कण स्थित है। तो OX के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, तो सबसे पहले हम इस x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस P पॉइंट पर जो पार्टिकल है उसका निकालें, तो क्या हो जाएगा, वो होता है इससे इसका मास और इससे इसकी दूरी। तो इस एक्सिस से इसकी दूरी y है, तो हम लिख सकते हैं ix इज इक्वल्स टू समीशन my स्क्वायर। ऐसे ही OY के लिए निकालेंगे तो समीशन mx स्क्वायर, ठीक है। और OZ के अबाउट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, समीशन mr स्क्वायर। पोजीशन वेक्टर से ही इसकी तो डिफाइन होगी, है ना, क्योंकि z तो O से ही गुजर रहा है, तो समीशन mr स्क्वायर हो जाएगी, है ना। अच्छा, अब r क्या है, r है OP के बराबर, और OP क्या है, OP अगर हम इसमें देखें बाय ज्योमेट्री वो होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर है, इसको ओपन कर लो तो ये क्या हो जाएगा, समीशन mx स्क्वायर प्लस समीशन my स्क्वायर। लेकिन समीशन mx स्क्वायर तो था iy और समीशन my स्क्वायर था ix, तो iz बराबर iy प्लस ix। ये हमारी थ्योरम सिद्ध हो गई। तो प्रत्येक पिंड घूर्णन अक्ष के लंबवत अनेक समतल पटलों में विभाजित किया जा सकता है, अतः ये प्रत्येक प्रमेय प्रत्येक पिंड के लिए यथार्थ होती है। अब हमें मालूम है कैसी भी ही बॉडी हो उसको हम पतले पतले प्लेन लैमिना में डिवाइड कर सकते हैं, और इस थ्योरम को लगा के हम परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण एक लंबवत दिशा में ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो हमारी थी पहली थ्योरम। अब हम दूसरी थ्योरम को डिस्कस करेंगे, वो है हमारी समानांतर अक्षों की प्रमेय। सबसे पहले समानांतर अक्षों की प्रमेय क्या कहती है। समानांतर अक्षों की प्रमेय ये कहती है कि अगर मान लो आपका कोई एक रिजिड बॉडी है जिसके अंदर से कोई एक अक्ष गुजर रहा है और उसके अबाउट आपको जड़त्व आघूर्ण ज्ञात है, तो उसके एकदम लंबवत दिशा में कोई दूसरी एक्सिस भी है जो इस एक्सिस के पैरेलल है, इससे d दूरी पर स्थित है। तो इसके अबाउट किसी भी पर्टिकुलर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो हमेशा इस एक्सिस के अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके साथ साथ जो इसके बीच की दूरी है
उससे मल्टीप्लाई करते हुए md² के बराबर होगा। यानी किसी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण पिंड के गुरुत्वीय केंद्र से गुजरने वाली, हाँ इसमें एक चीज ध्यान जो मैंने स्टार्टिंग में नहीं बोली वो ये है कि उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से होकर गुजरने वाली एक्सिस के ऊपर ये कंडीशन लगती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से होकर जाने वाली एक्सिस के अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसमें हम क्या जोड़ देंगे, उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उस दूसरी जो एक्सिस है जिसके अबाउट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं या गणना करना चाहते हैं उसकी दूरी और द्रव्यमान से, दूरी का वर्ग और द्रव्यमान से गुणा और कर देंगे। क्या मतलब हो गया इसका? मैथमेटिकली अगर हम देखें तो हमने ये मान लिया कि ये ए भी तो है हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली, और y डैश के अबाउट हमें निकालना है और इसकी दूरी जो है वो स्मॉल d के बराबर है। ऐसी स्थिति में और हम अगर निकालना चाहें तो हमारा फॉर्मूला क्या होना चाहिए, I बराबर I0 प्लस md², जहाँ m बॉडी का द्रव्यमान है और d उन दोनों के बीच की दूरी है, दोनों अक्षों के बीच की दूरी है। तो ये हमारा सूत्र होता है किसी भी पैरेलल एक्सिस के लिए, इसीलिए इसका नाम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस दिया हुआ है। अब हम इसको सिद्ध करेंगे, उसको डिराइव कर लेते हैं। तो डिराइव कैसे करेंगे, आप इसका डायग्राम देख लीजिए। इसके लिए हमने एक P पॉइंट कंसिडर कर लिया है जिस पर कोई कण बैठा है जिसका द्रव्यमान m है और जो एक्सिस जा रही है वो हमारे इस प्लेन पे जो जिस पॉइंट पे मिलती है वो हमारा पॉइंट G है, और ये y डैश एक्सिस इस बॉडी के जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है इस प्लेन से वो हमारा पॉइंट O है। OG जो पॉइंट है, OG जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d से डिनोट किया हुआ है, और इसमें डायग्राम में आप देख सकते हैं O को P से जोड़ा गया है, G को P से जोड़ा गया है, और एक हमने ज्योमेट्रिकल इसमें ज्योमेट्री की सहायता से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है जो कि हमारा PQ से शो किया हुआ है, और G को हमने थोड़ा सा एक्सटेंडेड लाइन के फॉर्म में शो किया हुआ है। अब हम इस सारी ज्योमेट्री को यूज में लेंगे। तो इसमें ऊपर चित्र के अनुसार ही कोई m द्रव्यमान का कण P पर स्थित है, तो P की y डैश से दूरी OP हो जाएगी और AB से दूरी PG से निम्न रूप से संबंधित होगी। अब देखो AB से दूरी ये जो है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, है ना, PQ, तो इन्होंने क्या लगा दिया, OP² इज इक्वल्स टू OQ² प्लस QP²। देख लो OP² ये हाइपोटेन्यूज हो गया, OQ² प्लस QP² लिख सकते हैं। लेकिन OQ² दो चीजों से मिलकर बना है OG प्लस GQ, तो हम इसको लिख सकते हैं OG प्लस GQ। तो इन्होंने उसको लिखा है क्या OG प्लस, हाँ OG प्लस GQ लिख लिया। अच्छा, साथ ही साथ QP को तो QP² ही लिख दिया, है ना। अब ये क्या करा है इन्होंने, इसको ओपन कर लिया है। तो ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, OG² प्लस 2OG/GQ प्लस GQ² प्लस QP² लिख सकते हैं। इसको हमने एज सच लिख लिया, स्क्वायर को पहले लिख लिया, तो OG² यहाँ लिख लिया। अब GQ² प्लस QP², अब देखिए डायग्राम में GQ² प्लस QP² ये हमारा किसके बराबर होगा, GP² के बराबर होगा, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम इसके अंदर भी GP² लिख लेते हैं, यहाँ पे हमने GP² लिख लिया, है ना। तो ये GP² हो गया प्लस 2OG/GP cos थीटा हो गया। ये कैसे लिख दिया, ये OG और GP डॉट प्रोडक्ट है, इसको हमने AB cos थीटा लिख दिया, लिख सकते हैं, है ना। और हम इसको वैसे भी GQ को हम कैसे इसको हम GQ को अगर हम GP की टर्म्स में लिखना चाह रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे, इसका GQ लिख रहा है ना, तो GQ कैसे लिखेंगे, GQ जो है वो GP का
इस x दिशा में कंपोनेंट है, वो कैसे लिखेंगे, जीपी कॉस थीटा। तो जीपी कॉस थीटा के फॉर्म में लिख दिया, वो डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं, क्योंकि ये वेक्टर नोटेशन नहीं है, ये सिंपली OG इंटू मल्टीप्लाइड बाई GQ था, फिर GQ का मैंने इधर कंपोनेंट लिख दिया जीपी कॉस थीटा। तो हमारे पास ये चीज आ गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने थीटा जीपी और OG के बीच का कोण माना है। अब हम m को थ्रू m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन को ये कर दिया और समीकरण 1 बना दी, है ना। g हमारे को मालूम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, ये इस प्लेन लैमिना पर है ना। अच्छा, अब g से परित अक्ष जो है उस पर जो जड़त्व आघूर्ण का मान है I0, वो समीशन mr² होगा। तो mr² मतलब r जो है वो क्या होगा, वो हमारा होगा gp², यानी g से गुजरने वाला यही तो r² होगा, है ना, यही दूरी r मानते हैं हम, तो ये mr²। तो यहाँ इसके अंदर mgp² लिख दिया। अब mgp² लिख दिया, ये तो हमारा I0 हो गया। अच्छा, ऐसे ही O के सापेक्ष जो भी आपका जड़त्व आघूर्ण आ रहा है उसको हम लिख सकते हैं m इंटू OP², है ना। तो MOP² लिख लिया इसको। अब इसको हम जहाँ भी समीशन MOP² आएगा वहाँ I लिख देंगे। तो I डिफाइन कर दिया हमने, I0 डिफाइन कर दिया। तो हम अब ये वाली जो ऊपर वाली समीकरण 1 है उसमें हम मान रख देते हैं। तो देखो यहाँ तो हम लिख देंगे I, और ये समीशन MOG²। अब OG² जो है इसको हम एक बार ऐसे ही रहने देते हैं, इसको समीशन MGP² प्लस 2m, 2 को बाहर निकालिए, समीशन MOG GP cos थीटा, है ना। अच्छा, अब OG² हमारा एक फिक्स डिस्टेंस है, आप देखिए ये जो है ये एक फिक्स डिस्टेंस है, तो ये हमारा हमेशा यही रहेगा। तो इसका हम मान रख देते हैं। तो इसका मान कैसे रखेंगे, एक सेकेंड, इसका मान हमने यहाँ पर रख दिया। तो OG² का जो मान है यहाँ पे, ये एक्चुअल में क्या है, OG² ही है। ये यहाँ पे कई बार मिसप्रिंटिंग होती है बुक में, ये OG² जो है उसकी जगह मैंने रख दिया D², और समीशन m तो अगर हम पूरा पार्ट बॉडी लेंगे तो कैपिटल M हो जाएगा। इसको हमने I0 नाम दे दिया, इसकी जगह I0 लिख दिया, प्लस 2D समीशन MGP cos थीटा लिख दिया, है ना। अब समीशन MGP cos थीटा का मान तो 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए, क्योंकि AB द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरता है, और द्रव्यमान केंद्र के प्रति सभी आघूर्णों का योग 0 होता है। ये हम सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो उसके सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरने वाले किसी भी उस एक्सिस पर जो सेंटर ऑफ मास होता है उसके अबाउट जो आघूर्णों का योग होता है वो 0 होता है। तो ये चीज हमारी 0 हो जाएगी। तो ये 0 हो गई, तो हमारे पास क्या आ गया, I बराबर I0 प्लस समीशन MD²। समीशन m तो हमारा एक छोटे से पार्टिकल का मास था, समीशन m करेंगे तो होल बॉडी का मास आ जाएगा कैपिटल M। तो हमारी जो थ्योरम है वो बन गई I बराबर I0 प्लस MD²। तो ये हमारी समानांतर अक्षों की प्रमेय सिद्ध हो गई। तो ये तो हमने द्वैत थ्योरम्स थी जो हम जड़त्व आघूर्ण में अक्सर काम में लेते हैं। अब हम इसके अंदर एक चीज और करेंगे, वो है दृढ़ पिंड के लिए घूर्णन गति का समीकरण। अब हमने इक्वेशन ऑफ मोशन तो पढ़ी है, तो इसके लिए अब हम घूर्णन गति के लिए समीकरण पढ़ेंगे। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने किसी एक प्लेन जब मूविंग बॉडी है उसके लिए पढ़ रखी है, और सेकंड लॉ से हम डिफाइन भी करते हैं F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। ठीक उसी प्रकार हम रोटेटिंग बॉडी के लिए डिफाइन भी करेंगे। अब उसके लिए हमारे को देखो दो पैरामीटर्स जो घूर्णन के गति के अंदर मुख्य हैं वो हम उसकी बात करेंगे। एक तो हमारा है कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम, और दूसरा हमारा है बल आघूर्ण या टॉर्क। अब इसको हम कैसे करेंगे, इक्वेशन को कैसे निकालेंगे, देखो
हम सबसे पहले जे को डिफाइन करेंगे। जे जो है वो समीशन जे आई के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि किसी भी सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, ऐसे ही हम टो को भी डिफाइन कर सकते हैं, जो टो आई के बराबर है, जो कि किसी निकाय पर लगने वाले सभी बलों के कारण संपूर्ण बलाघूर्ण है। तो ये जे और टो जो है, इसके आधार पर अगर हम डिफाइन करें तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डी जे ठीक है, ये किताबों में तो लिखा हुआ होगा, यहाँ थोड़ा सा मेरा मिसप्रिंट हो गया है, मैं यहाँ पे अभी आपको लिख देती हूँ, एक सेकेंड। डी टी बराबर टो। ठीक है, तो ये जो समीकरण है डीजे बाई डी टी बराबर टो, ये क्या है, ये टो तो हमने काम में लिया है समीशन टो आई, और जे जो काम में लिया है वो समीशन जे आई के बराबर है। ये जो हमारी समीकरण है ये एक दृढ़ पिंड की गति का समीकरण कहलाती है। ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे हम लीनियर मोशन में डिफाइन करते हैं, F इज इक्वल्स टू डी पी बाय डी टी। यहाँ पर F की जगह हम टो लेते हैं और P की जगह वहाँ रेखीय संवेग की जगह यहाँ कोणीय संवेग काम में लेते हैं। तो ये दृढ़ पिंड के लिए गति का समीकरण कहलाती है। अब इसको हम विभिन्न रूपों में भी लिख सकते हैं। जैसे हमें पता है J जो होता है वो I इंटू ओमेगा के बराबर होता है, तो हम टो जो है वो डी जे बाई डी टी है, इसकी जगह J का मान I ओमेगा रख देते हैं। तो I ओमेगा रख दिया, तो I तो हमारा किसी एक एक्सिस के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम I को बाहर निकाल सकते हैं, टाइम पे डिपेंड नहीं करता। तो हम I को बाहर निकाल लेंगे तो डी ओमेगा बाई डी टी। अब डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा के बराबर होता है, तो हम इसको I अल्फा भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक रिलेशन नई आ गई, टो इज इक्वल्स टू I अल्फा, जहाँ अल्फा हमारा कोणीय त्वरण या एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाता है। ये इक्वेशन भी बिल्कुल वैसी ही है जैसी F बराबर m इंटू ए के जैसी है। यहाँ पे F की जगह टो और A की जगह अल्फा यूज किया गया है। इससे हम एक और चीज निर्धारित कर सकते हैं, जैसे मान लो टो का मान 0 हो, तो टो का मान 0 होगा तो क्या होगा, आई डी ओमेगा बाई डी टी का मान 0 हो जाएगा। अब किसी निर्धारित बॉडी का आई तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब डी ओमेगा बाई डी टी 0 होगा। अगर ये 0 है तो इसका मतलब ओमेगा कांस्टेंट होगा। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में दृढ़ पिंड अपने मुख्य अक्ष के प्रति नियत कोणीय वेग से घूर्णन करेगा। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है। अब यदि पिंड का जड़त्व आघूर्ण भी ओमेगा की तरह अगर परिवर्तनशील है, तो बाह्य बल आघूर्ण के अनुपस्थिति में I के घटने पर ओमेगा में वृद्धि होगी और ओमेगा के घटने पर I में वृद्धि होगी। ये तो हमने कंडीशन कब लगी है, जब हमारा I कांस्टेंट है। लेकिन अगर I भी बदल रहा है, ऐसी स्थिति में अगर I बढ़ेगा तो ओमेगा कम हो जाएगा, ओमेगा बढ़ेगा तो I कम हो जाएगा। तो हमने जो अभी तक पढ़ा उससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि घूर्णन कर रही दृढ़ पिंड के कोणीय संवेग की दिशा एवं मान के परिवर्तन के लिए बल आघूर्ण आवश्यक है। मतलब अगर हम किसी बॉडी को रोटेट करते हैं, है ना, तो उसके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन और उसका जो मान है वो उसमें परिवर्तन तभी होगा जब टॉर्क होगा। तो टॉर्क बहुत जरूरी फैक्टर है ना। और किसी कोणीय संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हमेशा टॉर्क के बराबर होता है। ये चीज़ें हम लोगों ने पहले पढ़ भी रखी थी, ये सब चीज़ें हमने दोबारा से रिवाइज कर ली। ठीक है, अब हम इसके अंदर कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे जो आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ी हैं। वो है हमारे इनर्शियल कोफिशिएंट, जड़त्वीय नियतांक, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।